दुनिया के अंदर एक वक्त था जब लीडर्स पॉलिटिशियन बने थे। आप उस दौर से गुजर रहे हो जब पॉलिटिशियंस लीडर बन गए। पॉलिटिशियंस देश की सुरक्षा की नहीं सोचता, समाज की सुरक्षा की नहीं सोचता, आपकी भूख की सुरक्षा की नहीं सोचता, सिर्फ अपनी कुर्सी की सुरक्षा की सोचता है और उसी के लिए काम करता है। जिस देश की 4000 किलोमीटर लाइन 3800 कुछ हमारी एलएसी है 3488 किलोमीटर, वो आज तक अनरिजॉल्व है। जिसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना दबाए बैठा है, जिसका 13,700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पीओके में है, वो हमारा है ना। आम आदमी से सड़क पे जाके पूछो कि इस देश की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदार है, वो बोलेगा सेना, बोलेगा ना। जिस आम आदमी से पूछ लो, आप जाके अभी बाहर जाके 10 आदमी बोलोगे इस देश की सुरक्षा ले सेना दी। आप लोग सब बुद्धिजीवी हो, इस देश की सेना का इस सुरक्षा के ढांचे में एग्जीक्यूशन के सिवाय कोई रोल ही नहीं है, हमारी कोई पूछताछ ही नहीं है। इस देश की जो सुरक्षा की जो कड़ी है, जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पिछले 5-6 जितने एडवाइजर बने, कोई फौज का आदमी काबिल नहीं समझा आपने। जो पार्लियामेंटेरियंस 1950 में जिस पार्टी में होते थे, लेकिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे, ऑपोजिशन वाले सवाल कर सकते थे, पार्लियामेंट बहस कर सकती थी, देश का कोई भी मुद्दा हो सकता था, वो पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल में इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इस इन्वेस्टिगेशन की आज तक एक बार भी बहस नहीं की है बहस। देश में क्यों बॉम्बे हो जाता है, देश में क्यों कारगिल हो जाता है, देश के अंदर क्यों उरी हो जाता है, देश के अंदर क्यों पुलवामा हो जाता है, देश के अंदर क्यों गालवान हो जाता है, देश के अंदर क्यों मणिपुर हो जाता है। मतलब आज 70 साल के बाद देश में ऐसा क्यों हो रहा है। काश इस देश के नेता और उसमें सब पार्टियों के नेता बापूजी के उस रास्ते पर चले हों जहां निडरता हो, जहां भय ना हो, जहां डर ना हो, जहां गरीब का हाथ पकड़ने की शक्ति हो। आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी, भूतपूर्व गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और अन्य प्रांत, आप समाज के बहुत माननीय और प्रतिष्ठित हैं। मैं आपको इस मंच से तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित सज्जन और जो मेरे साथ मंच पर लोग हैं, मैं सबको अपना आदर सम्मान से तहे दिल से सैनिक का सल्यूट करता हूँ। और इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि काश इस देश में लोगों के अंदर वो हिम्मत हो जो सत्यपाल मलिक साहब ने दिखाई है। काश इस देश के नेता और उसमें सब पार्टियों के नेता बापूजी के उस रास्ते पर चले हों जहां निडरता हो, जहां भय ना हो, जहां डर ना हो, जहां गरीब का हाथ पकड़ने की शक्ति हो। काश, और मैं आज इस मंच से शुरू करूं अपनी बात, उससे पहले इसी बात पर आता हूं कि देश की जो ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कंसर्न्स, चिंताएं, और कौन जिम्मेवार है। मतलब एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। देश की सुरक्षा 5, 10 साल, 70 साल से नहीं जुड़ी होती भाई। भारत की सुरक्षा आने वाले 500 साल से जोड़नी पड़ेगी इस पीढ़ी को। 3 पीढ़ियां ऑलरेडी सुरक्षा के मुद्दे में घिस चुकी हैं, पिट चुकी हैं, और देश की तरक्की इस सुरक्षा के मुद्दों के कारण काफी पकड़ी गई है। खासकर 1991 में जब से भारत खुशहाली की तरफ बढ़ा, जब से भारत ने ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी की, दुनिया की नजरें भारत पर टिकी। कोई हम में से भी कोई गरीब आदमी को इनसिक्योर नहीं करना चाहता। हम भी गरीब आदमी को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, दुनिया भी हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी। चाइना भी नहीं देख रहा था जब हम गरीब थे। जिस दिन चाइना को लगा कि ये देश जो है, अब इस देश में एक प्रधानमंत्री ने पूरी इकोनॉमी को खोल दिया है और अब ये देश तरक्की करेगा और इस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये देश प्रॉस्पर बनेगा, ये देश एक दिन डेवलप नेशन होगा, चाइना ने भी पाकिस्तान के ISI का साथ दामन थामा और बेशुमार पैसा, बेशुमार इंटेलिजेंस और बेशुमार पाकिस्तान की मदद
जम्मू एंड कश्मीर। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं पुलवामा पे आप सब इतने बोल चुके हैं और सत्यपाल मलिक साहब खुद बोलेंगे, मैं उसके 3-4 पहलुओं पर बात करूंगा, लेकिन मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं। ये क्यों रहा है? देश में क्यों बॉम्बे हो जाता है? देश में क्यों कारगिल हो जाता है? देश के अंदर क्यों उरी हो जाता है? देश के अंदर क्यों पुलवामा हो जाता है? देश के अंदर क्यों गालवान हो जाता है? देश के अंदर क्यों मणिपुर हो जाता है? मतलब आज 70 साल के बाद देश में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोच के देखा है? इसके 3 कारण। सबसे बड़ा कारण यह है, और हो सकता है कुछ पार्लियामेंटेरियन मेरे पे कल मुकदमा करवा दें और मुझे जो है कोई मुझे परवाह नहीं है, एक सैनिक का बेटा हूं, इन चीज़ों से नहीं घबराता, शायद कहीं हादसे में गुजर भी जाता फौजी होता हूँ। सबसे इस देश की पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मेरा मानना यह है कि जो हमारे जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने सोचा था पार्लियामेंट ऐसी होगी, पार्लियामेंट का वो रूप नहीं रहा और पार्लियामेंट कमजोर पड़। और पार्लियामेंटेरियन का स्टैंडर्ड मेरे मानना यह है कि और भी कमजोर पड़ गया। जो पार्लियामेंटेरियंस 1950 में जिस पार्टी में होते थे, लेकिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे, ऑपोजिशन वाले सवाल कर सकते थे, पार्लियामेंट बहस कर सकती थी, देश का कोई भी मुद्दा हो सकता था, वो पार्लियामेंट ने पिछले 5 साल में इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इस इन्वेस्टिगेशन की आज तक एक बार भी बहस नहीं की है बहस? क्या इस पार्लियामेंट ने बहस की है कि 2019 के अंदर बॉम्बे के बाद इतना घातक हमला किया दुश्मन ने हमारी? ये मैं मानता हूं कि आईएसआई के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं कि टेररिस्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और उनमें स्लीपर्स, उनमें कौन इन्वॉल्व होंगे? जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग जो खफा खाए हुए थे, उग्रवादी लोग जो नेटिव हो सकते हैं, उनका साथ लिया होगा। मैं एक सिक्योरिटी पर्सन हूं, कोई भी देश में आईएसआई के बगैर इस देश में अगर आज मणिपुर उबल रहा है तो कहीं ना कहीं चाइनीज एजेंसीज इन्वॉल्व है, हम यहां बैठे कह रहे हैं। तो मेरा मानना है, क्या सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया ना, तो जवाबदेही किसकी ढूंढोगे भाई? आम आदमी से सड़क पे जाके पूछो कि इस देश की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदार है, वो बोलेगा सेना, बोलेगा ना। जिस आम आदमी से पूछ लो, आप जाके अभी बाहर जाके 10 आदमी बोलोगे इस देश की सुरक्षा ले सेना दे। आप लोग सब बुद्धिजीवी हो, इस देश की सेना का इस सुरक्षा के ढांचे में एग्जीक्यूशन के सिवाय कोई रोल ही नहीं है, हमारी कोई पूछताछ ही नहीं है। इस देश की जो सुरक्षा की जो कड़ी है, जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पिछले 5-6 जितने एडवाइजर बने, कोई फौज का आदमी काबिल ही नहीं समझा आपने। उस एनएससी में कोई हमारा रोल ही नहीं है साहब। मतलब कि हमारा तो सिर्फ, हम तो मिनिस्ट्री 1961 में जब से इस देश ने बिजनेस रूल्स बनाए थे, हम तो 1961 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा नहीं है, अटैच हेडक्वार्टर है साहब। तो हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो धीरे धीरे कमजोर करती है। इस देश को खतरा है, बहुत बड़ा देश। इस देश का जब ये इकोनॉमिकली उभर रहा है, 140 करोड़ लोग हैं, 20 मिलियन लोग हमेशा बाहर होते हैं, 20 मिलियन। आपके मूल के आप 5-6 दिन टेलीविजन बहस कर रहे थे कि हमारे मूल का एक प्रधानमंत्री बन गया, ये नहीं पता हमारे वहां 30 मिलियन लोग मतलब बाहर हैं, उनकी भी सिक्योरिटी है। जिस देश की 4000 किलोमीटर लाइन, 3800 कुछ हमारी एलएसी है, 3488 किलोमीटर, वो आज तक अनरिजॉल्व है। जिसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना दबाए बैठा है, जिसका 13,700 स्क्वायर किलोमीटर पीओके में है, वो हमारा है ना। जिस देश में 700 किलोमीटर लंबी एलएसी है, जिस देश के चारों तरफ अनस्टेबल फ्रेंड्स है, अनस्टेबल नेशंस है, कोई डिप्लोमेट, कोई इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, कोई लैंडलॉक्ड है, कोई सुरक्षा के दौर से कमजोर है, कुछ अंदर स्ट्राइक से हैं, तो हमारे चारों तरफ अनस्टेबल है। देखिए से पाकिस्तान का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, आप सब बांग्लादेश का हाल देखिए, म्यांमार का हाल देखिए, आप सबका हाल देखिए। एक बार मेरे पे किसी न्यूज चैनल पे मैंने कुछ बोल दिया था, कहीं से मुझे सरकार ने, नेबरिंग गवर्नमेंट ने शो कॉज नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। अनस्टेबिलिटी है। जब चारों तरफ अनस्टेबिलिटी हो, जब अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हो,
और आपका देश मल्टी एथनिक हो, मल्टीलिंगुअल हो, आपके देश में डिस्पैरिटी हो, जिस मुल्क में 77% जिस वेल्थ 10% लोगों के हाथ में हो, जिसकी 73% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के हाथ में हो, और जिस मुल्क के 90% लोग उसकी 23% वेल्थ पर जिंदा हो, उस मुल्क में कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है साहब। और मैं एक बार बार कहता हूं, जो आवाज उठती है ना कभी हिमालय में, उसकी इको विंध्यास पार नहीं करती। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं हूं, मिलिट्री स्टूडेंट हूं। 1977 में इधर इमरजेंसी लगी थी, विंध्यास के साउथ किसी ने भी इमरजेंसी के नाम पर वोट नहीं दिया था। 2019 में यहां एक माहौल बनागा। चौधरी देवीलाल कहते थे इलेक्शन लड़ने की, मैं तभी कहता हूं पार्लियामेंट कमजोर हो गई, क्योंकि लीडर ऐसे आए, उन्होंने बोला माहौल बनाओ, लीडर किसी को भी बना देंगे, एमपी किसी को भी बना देंगे, एमएलए किसी को भी बना देंगे, बोलेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में, अगली बार 30% का नाम काट देना, बोलना ये नालायक है, उनको कहीं साइड में लगा देना। तो माहौल बनाने के लिए थैंक गॉड वो इको जो माहौल बनाया गया, देश पर 40 जवान शहीद हुए, पाकिस्तान ने अटैक किया। मैं खुद पार्लियामेंट राजपथ पे जाके 20 चैनल्स में मैंने बोला ये मौका है, इसको सबक सिखाओ, पाकिस्तान को इसको सबक सिखाओ, ये मौका है। मुझे थोड़ी मालूम था कि ये मौका देश इसलिए, कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक माहौल बनाएंगे और देश का गुमराह करेंगे। तो मैं दूसरी जो इस देश की तीसरी सबसे कमजोर कड़ी है, वो इस देश की पॉपुलेशन, उसको कहीं भी बहकावा जा सकता है। कोई भाई कह रहे थे अभी 2024 में ये होगा, 2024 में वही करेंगे, 2019 में ये किया। अरे भाई 2024 में क्यों, 2030 में भी करेगा कोई, 2036। जब तक पॉपुलेशन गलीबल रहेगी, जब तक पॉपुलेशन बहकावे में आएगी, मूल मुद्दों का सवाल नहीं पूछेगी, पार्लियामेंटेरियन से सवाल नहीं करेगी, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियन सवाल नहीं पूछेगा, जब तक आप लोग काबिल लोगों को पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सक्सेस हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये तो साहब अकबर के दरबार में भी नौ रत्न बैठते थे ना, कितने रत्न बैठते थे, नौ रत्न बैठते थे ना। तो साहब ये 9 रत्न कहीं भी बिठा लो, कोई भी बिठा लो। हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई बात नहीं साहब, बाकी भी तो अंधे भी तो हो सकते हैं उनमें, ठीक है ना। सॉरी फॉर द वर्ड मतलब कमजोर, मेरा मतलब ये नहीं है कि, देखिए भगवान ने जिससे दृष्टि दी वो नहीं है, अंधे वो लोग हैं जो देखते हुए भी देखते नहीं और अनदेखी करते। जो पुलवामा की बात है वो उन अंधे लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ देखा, जिन्होंने सिक्योरिटी वार्निंग्स दी, जिनको मालूम था कि ये सब हो सकता है, जिन्होंने एसओपी फॉलो नहीं की। इतनी बड़ी कानवाई 2500 आदमी अगर आपने चला दिए तो साहब आप मान लो आप हवाई जहाज से लिफ्ट नहीं कर सकते, आप हेलीकॉप्टर से सुरक्षा तो मांग सकते हो ना, हेलीकॉप्टर फ्लाई ओवर कर सकते हैं। और 300 किलोग्राम अगर एकदम TNT आया तो ऐसे RDX कहीं से तो नहीं आ सकता ना, आसमान से तो नहीं गिर सकता ना। देखिए इस देश में 3-4 चीजें बहुत कमजोर हैं। एक हमारी जो सिक्योरिटी संस्था है उसमें आपकी भारत की जो 24 घंटे 24/7 हमारा 15 कोर कमांडर, 16 कोर कमांडर, 3 कोर कमांडर, जितने कोर कमांडर हैं वो 24/7 देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, देश की सुरक्षा पर अध्ययन करते हैं, देश की सुरक्षा पर पढ़ते हैं। हम लोगों के हर लेवल पे रैंक होते हैं देश की सुरक्षा के मामले में। हम लोगों का देश की सुरक्षा की स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, स्ट्रैटेजिक प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है रॉ और जो एजेंसी जिम्मेवार हैं उनमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की, तीनों फोर्सेस की जो एजेंसीज है, जो DI है, उसका एक लिमिटेड सा रोल है। तो जब तक आप इस ढांचे को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपील नहीं करेंगे ढांचा मजबूत हो, ये पुलवामा पे मैं 3 चीज कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि पूरा का पूरा पुलवामा केस, जो लोग जिम्मेवार थे उस टाइम, जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन लोगों को सामाजिक तौर पे अगर आप उन लोगों को गवर्नमेंट अगर उनको नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले रही तो सामाजिक तौर पे हमारे समाज को कोई नहीं रोक सकता कि उन लोगों का बहिष्कार करें, जो लोग भी उसके लिए जिम्मेवार थे। उन लोगों के नाम, उन लोगों के हर अखबार में हर जगह नाम मालूम है। दूसरा, पुलवामा पर एक सबसे बड़ी बात नहीं कहती, जो सैनिक वहां शहीद हुए, अगर आज के बाद देखिए हमने बहुत दुख से बोला
इतने प्रोटोकॉल वायलेट किए गए। हमारे यहाँ फौज में एक बहुत बड़ा रीति रिवाज है साहब, जो रिट्रीट बोलते हैं, और रिट्रीट का मतलब ये है कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे एक यूनिफॉर्म टाइम है, उसके बाद हम सैनिक के जो हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर होते हैं साहब, उनको हम पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते, उनकी हम बिगुल नहीं बजाते, उनके हम झंडे झुंडे के नीचे नहीं ऐसे करते। जो इस देश ने किया देखा, इस देश के सारे नेता वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने ये किया, यहीं किया, दिल्ली में किया। और हमारा तीसरा मानना है साहब, एक पार्थिव शरीर 40 बहादुर, 50 बहादुर, 20 बहादुर, 20 गालवान के सिपाही, हमारा मानना, मेरा मानना ये एज ए सैनिक, ये सब बराबर है। इस देश में जब आप एक सैनिक को भी वही सम्मान दोगे जो 40 को दे रहे हो, और जब आप 40 को अलग से दोगे, 20 को नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा कुछ और जाहिर करती है। और वो महिंसा जाहिर करती है कि आप एक माहौल बनाना चाहते थे, आप एक इलेक्शन जीतना चाहते थे। और अगर ऐसा था तो मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में इससे घिनौनी, इससे घटिया, इससे मैं समझता हूँ शर्मनाक हरकत कभी नहीं हुई। और अगर ऐसा लोगों ने किया है, मैं नहीं सोचता हम लोग शायद माफ़ कर सकते हैं, भगवान कभी ऐसे लोगों को माफ़ करें। और अगर आपको सचमुच कुछ सीखना है तो सिक्योरिटी मुद्दों को मैं टेलीविजन पर बार बार बोलता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को देश के गलियारों में मत खींचो। सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी के लीडर्स को, मैं अपने फौजी भाइयों को, जो मेरे सीनियर और जो जूनियर आज हमारे वहाँ सीनियर ऑफिसर, उनको भी बोलता हूँ, ये बताना कि हम लोगों का ये हक नहीं है कि ये क्या ठीक है क्या गलत है। हमारा काम है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए काम करना और चुप रहना। क्योंकि हमारे शब्द लोग कोट करते हैं, हमारे लोगों को लोग कोट कर देते हैं, हमारे सर्विंग ऑफिसर की स्टेटमेंट का कुछ बयान बना देते हैं। पुलवामा पर तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज ये है कि जब भी कभी ऐसा होता है, अगर समाज इस चीज को अपलोड, समाज इस चीज को लाउड नहीं करेगा, क्लैपिंग नहीं करेगा इस चीज को, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लीडर इस चीज का कभी भी डिस्प्ले नहीं कर सकते, कभी भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। जो ये डिस्प्ले होता है हमारी, क्योंकि हम लोग कुछ लोग इसमें भावुक हो जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं। अगर आप, और सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सुरक्षा में सबसे एक अग्निवीर प्रथा चली है 70 साल से। हम एक लीगसी, क्योंकि मुद्दे कई हैं सुरक्षा के, और सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का ये है कि हमारी सेना एक कल्चर पे चली थी, एक लीगसी पे चली थी। वो लीगसी पुरानी थी, चाहे वो अंग्रेजों से सीखी हमने, चाहे किसी से भी सीखी, लेकिन एक हमारी लीगसी थी। और उस लीगसी के तहत हमारी सेना बहुत मजबूत रही है। हम हथियारों से नहीं लड़े, भारतीय सेना सैनिक के करेज से लड़ी है। भारतीय सेना भारत का सैनिक सबसे करेज, जैसे आपका बेटा है, मैं सिर्फ सैनिक नहीं है, वो आप में से सबका बेटा है, भारत माँ का बेटा है, वो सबसे करेजियस है इस दुनिया में। 1919 जब कारगिल हुआ तो मेरा एक फॉरन उससे इंटरेक्शन हुआ, उसने कहा ये वैली ऑफ डेथ में ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, आधुनिक दुनिया में सवाल ऐसे अटैक नहीं कर सकता। तो जो ये अग्निवीर जो लगा इन्होंने, ये भारतीय सेना को कमजोर करेगा। अगर भारतीय सेना कमजोर पड़ेगी तो भारत की सुरक्षा कमजोर पड़ेगी। भारत की सुरक्षा के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार लोग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे शब्द हैं जो ना आप कभी सुनते, ना कभी देखते, ना इनकी कभी मीटिंग्स होती, ना कभी इनका कोई उल्लेख करता। अगर CCS का कोई फैसला आपने सुना हो मणिपुर के बाद तो मुझे बता दो। अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलकर कुछ फैसले लिए हो जो कि आपके समक्ष आए हो तो मुझे बता दो। जब तक ये एजेंसीज आप लोग जागरूक नहीं होंगे, देश का पॉलिटिशियन, क्योंकि दुनिया के अंदर एक वक्त था जब लीडर्स पॉलिटिशियन बने थे, आप उस दौर से गुजर रहे हो जब पॉलिटिशियंस लीडर बन गए। पॉलिटिशियंस देश की सुरक्षा की नहीं सोचता, समाज की सुरक्षा की नहीं सोचता, आपकी भूख की सुरक्षा की नहीं सोचता, सिर्फ अपनी कुर्सी की सुरक्षा की सोचता है और उसी के लिए काम करता है। तो लीडर चुनिए, पॉलिटिशियंस को भगाइए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।